नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी एचईएससी, जीआईसी, जीडीसी भर्ती की कॉमर्स विषय की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम अंतिम खातों से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतिम खाते से तात्पर्य है नंबर 1 व्यापार खाते से, नंबर 2 लाभानी खाते से, नंबर 3 आर्थिक चिट्ठे से और नंबर 4 उपर्युक्त सभी से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 उपर्युक्त सभी से। अंतिम खातों के अंतर्गत व्यापार खाता अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट, लाभानी खाता अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट तीनों को सम्मिलित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापारिक खाता किस प्रकार का खाता है? व्यापारिक खाते को अंग्रेजी में ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। नंबर 1 व्यक्तिगत खाता, नंबर 2 वास्तविक खाता, नंबर 3 नाममात्र का खाता और नंबर 4 बचत खाता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 नाममात्र का खाता। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत खातों के शेष दिखाए जाते हैं। नंबर 1 केवल व्यापार खाते में, नंबर 2 केवल लाभानी खाते में, नंबर 3 केवल आर्थिक चिट्ठे में और नंबर 4 व्यापार खाते एवं लाभानी खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 केवल आर्थिक चिट्ठे में। तो देखिए, जितने भी व्यक्तिगत खाते होते हैं वे सभी आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाते हैं। व्यापार खाते और लाभानी खाते में अधिकांशतया नाममात्र के खाते और संपत्तिगत खाते दिखाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापार खाते का शेष दर्शाता है। नंबर 1 शुद्ध लाभ, नंबर 2 कुल लाभ, नंबर 3 कुल लाभ अथवा हानि और नंबर 4 शुद्ध लाभ अथवा हानि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 कुल लाभ अथवा हानि। इसको सकल लाभ अथवा सकल हानि भी कह सकते हैं। यदि आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल की यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी एचईएससी कॉमर्स प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पर आपको इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जो मैं वीडियो बना रहा हूं प्रत्येक वीडियो को बनाने में कम से कम 3 से लेकर 4 घंटे अवश्य लग जाते हैं। आगे बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापार खाते में लिखे जाते हैं नंबर 1 माल के विज्ञापन संबंधी व्यय, नंबर 2 दुकान के दैनिक व्यय, नंबर 3 माल के क्रय संबंधी व्यय और नंबर 4 माल के विक्रय संबंधी व्यय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 माल के क्रय संबंधी व्यय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष व्यय है। नंबर 1 वेतन एवं मजदूरी, नंबर 2 आवक गाड़ी भाड़ा, नंबर 3 जावक गाड़ी भाड़ा और नंबर 4 कार्यालय का किराया। और देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 आवक गाड़ी भाड़ा अर्थात कैरेज इनवार्ड। जावक गाड़ी भाड़ा को कैरेज आउटवार्ड कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष व्यय नहीं है? नंबर 1 सीमा शुल्क, नंबर 2 वेतन, नंबर 3 विज्ञापन व्यय और नंबर 4 पैकिंग व्यय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 सीमा शुल्क। तो देखिए, व्ययों को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय वे व्यय होते हैं जो माल को लाने या बनाने तक से संबंधित होते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय वे व्यय होते हैं जो माल को बनाने के बाद में किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन एवं मजदूरी को दिखाया जाएगा नंबर 1 व्यापार खाते में, नंबर 2 लाभानी खाते में, नंबर 3 आर्थिक चिट्ठे में और नंबर 4 लाभानी खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 लाभ हानि खाते में। हमारा अगला प्रश्न है, मजदूरी एवं वेतन को दिखाया जाएगा नंबर 1 व्यापार खाते में, नंबर 2 लाभानी खाते में, नंबर 3 आर्थिक चिट्ठे में और नंबर 4 लाभानी खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 व्यापार
खाते में। देखिए यहाँ पर जो हमने अभी 2 प्रश्न पूछे हैं उन दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक में वेतन शब्द पहले आ रहा था और दूसरे में मजदूरी शब्द पहले आ रहा है। तो देखिए आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो शब्द पहले आ रहा है उसके आधार पर ही व्यापार खाते या लाभ हानि खाते में लेखा किया जाता है। यदि वेतन शब्द पहले आ रहा है तो लाभ हानि खाते में दिखाया जाएगा और यदि मजदूरी शब्द पहले आ रहा है तो व्यापार खाते में दिखाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लाभ हानि खाते का शेष स्थानांतरित किया जाता है। नंबर 1 व्यापार खाते में, नंबर 2 आर्थिक चिट्ठे में, नंबर 3 तलपट में और नंबर 4 पूंजी खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पूंजी खाते में। कुछ लोग कह सकते हैं आर्थिक चिट्ठे में आंसर होगा, परंतु यहाँ पर पूंजी खाता शब्द यूज किया गया है तो इसलिए पूंजी खाता वाला जो ऑप्शन है वह ही सही माना जाएगा, क्योंकि जो लाभ हानि खाता होता है यदि उसमें प्रॉफिट आता है तो पूंजी में जोड़ लिया जाता है और हानि होती है तो पूंजी में से घटा दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाभ हानि खाते का ऋणी शेष है। नंबर 1 मूर्त संपत्ति, नंबर 2 स्थायी संपत्ति, नंबर 3 क्षय संपत्ति और नंबर 4 कृत्रिम संपत्ति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 कृत्रिम संपत्ति। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे व्यापार में हानि हो जाती है और उस हानि को हम आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, तो यह एक प्रकार की कृत्रिम संपत्ति होती है। प्रश्न में भी इसी संबंध में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन को दिखाया जाएगा। नंबर 1 केवल आर्थिक चिट्ठे में, नंबर 2 केवल व्यापार खाते में, नंबर 3 केवल लाभ हानि खाते में और नंबर 4 लाभ हानि खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 लाभ हानि खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में। तो देखिए लेनदारों के लिए छूट पर आयोजन की जो राशि होती है उसको आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लेनदारों में से घटाया जाता है और लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक चिट्ठा व्यापार की वित्तीय स्थिति को निश्चित अवधि के लिए प्रदर्शित करता है, नंबर 2 निश्चित तिथि पर प्रदर्शित करता है, नंबर 3 उपर्युक्त दोनों और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 निश्चित तिथि पर प्रदर्शित करता है। तो देखिए जब हम आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके नीचे लिखा जाता है एज ऑन और एक तारीख डाल दी जाती है, अर्थात हम इस तारीख को बैलेंस शीट बना रहे हैं और इस तारीख को हमारे व्यापार की स्थिति इस प्रकार की है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिति विवरण दर्शाता है। तो देखिए स्थिति विवरण को बैलेंस शीट कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर 1 व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को, नंबर 2 सभी खातों के आधिक्य को, नंबर 3 निश्चित अवधि के लाभ को और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को। हमारा अगला प्रश्न है, तरल संपत्तियां हैं। नंबर 1 नगद रोकड़, नंबर 2 बैंक में रोकड़, नंबर 3 देनदार और नंबर 4 उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। नंबर 1 क्षयी संपत्ति, नंबर 2 चल संपत्ति, नंबर 3 कृत्रिम संपत्ति और नंबर 4 अदृश्य संपत्ति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 अदृश्य संपत्ति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षयशील संपत्ति कौन सी है। नंबर 1 मोटर गाड़ी, नंबर 2 पशुधन, नंबर 3 तेल का कुआं और नंबर 4 भूमि तथा भवन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 तेल का कुआं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी संपत्ति है। नंबर 1 फर्नीचर, नंबर 2 भूमि एवं भवन, नंबर 3 प्लांट एवं मशीनरी और नंबर 4 उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो भी संपत्तियाँ दी गई हैं फर्नीचर, भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी, ये सभी स्थायी संपत्ति होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व नहीं है। नंबर 1 अदत्त मजदूरी, नंबर 2 परिशोध योग्य ऋण पत्र, नंबर 3 डूबत ऋण संचिति और नंबर 4 बैंक अधिविकर्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 परिशोधन योग्य ऋण पत्र अर्थात रिडीमेबल डिवेंचर्स। बाकी यहाँ पर अदत्त मजदूरी, डूबत ऋण संचिति और बैंक अधिविकर्ष तीनों ही चालू दायित्व हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वदत्त बीमा खाता है। नंबर 1 एक व्यय, नंबर 2 एक आय, नंबर 3 एक संपत्ति और नंबर 4 एक दायित्व। और इस प्रश्न का
सही उत्तर है नंबर 3 एक संपत्ति। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व नहीं है। नंबर 1 देय बिल, नंबर 2 संभाव्य दायित्व, नंबर 3 व्यापारिक लेनदार और नंबर 4 ऋण पत्रों पर अदत्त ब्याज। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 संभाव्य दायित्व। हमारा अगला प्रश्न है बैंक खाते में जमा शेष क्रेडिट बैलेंस क्या है। नंबर 1 एक संपत्ति, नंबर 2 एक दायित्व, नंबर 3 पूंजी और नंबर 4 एक व्यय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 एक दायित्व। तो देखिए जब बैंक खाते का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसका मतलब होता है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष का तात्पर्य यह है कि हमारे खाते में जितने रुपए थे हमने उससे ज़्यादा रुपए निकाल लिए हैं, जितने रुपए ज़्यादा निकाले हैं वह हमारे ऊपर एक दायित्व होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष व्यय है। नंबर 1 मजदूरी, नंबर 2 वेतन, नंबर 3 पूंजी और नंबर 4 किराया एवं कर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 मजदूरी। देखिए प्रत्यक्ष व्यय वे व्यय होते हैं जो माल को लाने बनाने से संबंधित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंतिम खाते में प्रत्यक्ष व्यय कहाँ दिखाए जाते हैं। नंबर 1 व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, नंबर 2 व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में, नंबर 3 लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, नंबर 4 लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। देखिए जो प्रत्यक्ष व्यय अर्थात डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वे व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाते हैं और जो अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंतिम खातों में पूंजी को कहाँ दिखाया जाता है। नंबर 1 आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, नंबर 2 आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, नंबर 3 लाभ हानि खाते में और नंबर 4 व्यापार खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। पूंजी जो होती है उसको एक दायित्व माना जाता है। पृथक व्यावसायिक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय को व्यवसाय के स्वामी से अलग माना जाता है। व्यवसाय का स्वामी जो पैसा व्यवसाय को देता है वो व्यवसाय के लिए एक प्रकार का ऋण माना जाता है, इसलिए आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अंतिम खाते में अप्रत्यक्ष व्यय कहाँ दिखाए जाते हैं। नंबर 1 व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, नंबर 2 व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में, नंबर 3 लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में और नंबर 4 लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। हमारा अगला प्रश्न है ऐसी संपत्तियां जिन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाती हैं। नंबर 1 चालू संपत्तियां, नंबर 2 तरल संपत्तियां, नंबर 3 स्थायी संपत्तियां और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 तरल संपत्तियां अर्थात लिक्विड एसेट्स। हमारा अगला प्रश्न है यदि चिट्ठा स्थायित्व क्रम में बनाया जाए तो संपत्ति पक्ष की पहली मद होगी। नंबर 1 भूमि एवं भवन, नंबर 2 प्लांट एवं मशीनरी, नंबर 3 मोटर गाड़ी और नंबर 4 ख्याति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 ख्याति। हमारा अगला प्रश्न है यदि चिट्ठा तरलता क्रम में बनाया जाए तो संपत्ति पक्ष की पहली मद होगी। नंबर 1 नगद रोकड़, नंबर 2 बैंक में रोकड़, नंबर 3 विविध देनदार और नंबर 4 प्राप्य विपत्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 नगद रोकड़। हमारा अगला प्रश्न है अप्राप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि है। नंबर 1 संचय, नंबर 2 प्रावधान, नंबर 3 देयता और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 प्रावधान अर्थात प्रोविजन। हमारा अगला प्रश्न है पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है। नंबर 1 संपत्ति एवं व्यय को, नंबर 2 संपत्ति एवं आय को, नंबर 3 दायित्व एवं व्यय को और नंबर 4 दायित्व एवं संपत्ति को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है
नंबर 1 संपत्ति एवं व्यय को। देखिए पूर्वदत्त व्यय की जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसका प्रभाव एक तरफ संपत्तिगत खाते पर पड़ता है और दूसरी तरफ व्यय वाले खाते पर पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को नंबर 1 दायित्व में जोड़ना चाहिए, नंबर 2 संपत्तियों में से घटाना चाहिए, नंबर 3 पूंजी में जोड़ना चाहिए और नंबर 4 पूंजी से घटाना चाहिए। देखिए लाभ हानि खाते का प्रतिकूल शेष का मतलब है नेट लॉस, अर्थात किसी वर्ष जब लॉस होता है तो उसको प्रतिकूल शेष कहा जाता है और नेट लॉस को पूंजी खाते में से घटाना चाहिए। तो देखिए हमारा सही ऑप्शन है नंबर 4 पूंजी से घटाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है। नंबर 1 व्यापार खाता, नंबर 2 लाभ हानि खाता, नंबर 3 निर्माणी खाता और नंबर 4 आर्थिक चिट्ठा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 आर्थिक चिट्ठा। हमारा अगला प्रश्न है संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं न कि बेचने के लिए कहलाती हैं। नंबर 1 क्षयशील संपत्तियां, नंबर 2 चालू संपत्तियां, नंबर 3 स्थायी संपत्तियां और नंबर 4 अमूर्त संपत्तियां। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 स्थायी संपत्तियां। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक चिट्ठे में निम्न में से किसे दिखाया जाता है। नंबर 1 वास्तविक संपत्तियां, नंबर 2 कृत्रिम संपत्तियां, नंबर 3 उपयुक्त दोनों और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 उपयुक्त दोनों। आर्थिक चिट्ठे में वास्तविक संपत्तियां भी दिखाई जाती हैं और कृत्रिम संपत्तियां भी दिखाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है आदत्त व्यय को दिखाया जाता है नंबर 1 व्यापार खाते में, नंबर 2 लाभ हानि खाते में, नंबर 3 आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में और नंबर 4 आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी संपत्ति स्थायी संपत्ति नहीं है। नंबर 1 भवन, नंबर 2 फर्नीचर, नंबर 3 रोकड़ और नंबर 4 मशीनरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 रोकड़। रोकड़ एक चालू संपत्ति है, बाकी जो भी यहाँ पर 3 संपत्तियाँ दी हुई हैं ये तीनों स्थायी संपत्तियाँ हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी HEST कॉमर्स प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इस प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।